हर कहानी एक एहसास छोड़ जाती है। कुछ अधूरे रिश्ते, कुछ कड़वी सच्चाइयाँ। ये है एक ऐसी कहानी जो हर बार दिल छू जाती है। शुरू करते हैं आज का हिस्सा। दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते? कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब ध्यान से सुनो भाई लोग, फेमस होना है तो बस एक काम करो, नीचे एक धमाकेदार कमेंट छोड़ो। सबसे हटके कमेंट को मिलेगा मेरे अगली वीडियो में वीआईपी शाउट आउट। मतलब आपका नाम, आपके शब्द पूरे यूट्यूब पर छा जाएंगे। तो सोच क्या रहे हो? कमेंट ठोको और बन जाओ हमारे फेमस फैमिली का हिस्सा। एपिसोड 831 महान शिकार युद्ध प्रारंभ होता है। जब महान शिकार युद्ध शुरू होने वाला था तो पूरे उत्तरी क्षेत्र में आकाश उदास था और काले बादलों से भरा था। उत्तरी क्षेत्र की शीर्ष शक्तियां हवा में अशुभ रूप से मंडरा रहे आगामी हत्याओं के पूर्वाभास को महसूस कर सकती थीं। विभिन्न शक्तियां ऐसे भयावह माहौल में कांप रही थीं, यहाँ तक कि उनमें से सबसे मजबूत शक्तियां भी असहज महसूस कर रही थीं। यह घबराहट महान शिकार युद्धों में मजबूत शक्तियों के विभाजित होने के कारण हुई थी। उस समय संस्थापक भी क्रूर उल्कापिंड युद्ध क्षेत्र से बच नहीं पाए थे। अंततः वे सभी नष्ट हो गए थे। इसलिए पार्थिव सम्राट जैसी शीर्ष शक्तियां भी युद्धों की क्रूरता से प्रतिरक्षित नहीं थीं। वास्तव में यह जानने के कारण कि युद्ध कितना खतरनाक होगा, इसने इसे और भी आश्चर्यजनक बना दिया कि किसी भी शीर्ष शक्ति ने इसका विरोध करने और इससे हटने का विकल्प नहीं चुना था। खतरों की बात करें तो उल्कापिंड युद्ध क्षेत्र में कुछ ऐसा था जिसका शीर्ष शक्तियां भी विरोध नहीं कर सकती थीं, आध्यात्मिक देवता तरल। हालांकि इन अधिपतियों के पास पहले से ही अद्भुत शक्ति थी, यहाँ तक कि ऐसी शक्ति जो पृथ्वी को लगभग नष्ट कर सकती थी, फिर भी हर कोई उच्च और उच्च स्तर तक पहुंचने के लिए फलता फूलता था। हालांकि उनकी ताकत बढ़ाना भले ही थोड़ा सा लगभग असंभव था। इस तरह आध्यात्मिक देवता तरल, जो उल्कापिंड युद्ध क्षेत्र पर पाया जा सकता था, स्तरों में उन्नति में सहायता करने के लिए प्रसिद्ध था। स्वाभाविक रूप से इसने इसे पार्थिव सम्राट के लिए एक अप्रतिरोध्य आकर्षण बना दिया। अतीत में अन्य क्षेत्रों के कुछ पार्थिव सम्राट इस खजाने के मालिक लोगों से ईर्ष्या करते थे। इसलिए उन्होंने उल्कापिंड युद्ध क्षेत्र से आध्यात्मिक देवता तरल को जब्त करने का प्रयास किया था। हालांकि उत्तरी क्षेत्र की सभी शीर्ष शक्तियों ने उन्हें पूरी तरह से क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए एकजुट हो गए थे। उस दिन से उत्तरी क्षेत्र में पार्थिव सम्राट के एकजुट होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण आध्यात्मिक देवता तरल के कारण है। इसलिए हर महान शिकार युद्ध शुरू होने से ठीक पहले इसके आसपास का दमनकारी माहौल पूरे उत्तरी क्षेत्र में बना रहता था। यह हर किसी के जीवन और मृत्यु के मैचों के तीव्र विस्फोट की प्रत्याशा के कारण था जो जल्द ही होने वाले थे। पार्थिव सम्राट की ताकत रखने वाली शीर्ष शक्तियां भी ऐसे नरसंहार से अपने बचने के बारे में निश्चित नहीं हो सकती थीं। विघटनकारी लड़ाइयों के बारे में सोचने पर भी उनमें वास्तव में लड़ने की तो बात ही छोड़िए, किसी के भी दिल में डर पैदा हो जाता। उत्तरी क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में डालवोटियान, अंधकार महल, ध्रुवांत और कालिका मुख्य हॉल में खड़े थे। 9 नेदर ट्रूप्स अपने काले कवच में सजे हॉल में प्रवेश कर गए। उनकी उपस्थिति एक विशाल काली लहर की तरह थी जो पूरे स्क्वायर पर छा गई। योद्धाओं के शरीरों से एक कठोर लड़ने की भावना निकल रही थी। वर्तमान में उनके चारों ओर उतार चढ़ाव वाली आध्यात्मिक ऊर्जा एकजुट लग रही थी, जैसे कि यह एक अत्याचारी शक्ति हो। इस समय पूरा स्क्वायर शांत रहा। सभी की निगाहें मुख्य हॉल में खड़ी 2 आकृतियों पर टिकी थीं।
जबकि सभी उसे और कालिका को देख रहे थे, ध्रुवांत ने चुपचाप नीचे देखा, चुप रहा। लंबे काले बागे ने उसके सुगठित शरीर को पूरक बनाया और वह आराम और शांत लग रहा था। 1 वर्ष से अधिक समय तक इतनी कठिनाइयों और क्लेशों से गुजरने के बाद युवा व्यक्ति के चेहरे पर पहले पाई जा सकने वाली अंतिम मासूमियत अब पूरी तरह से गायब हो गई थी। इसके बजाय उसने इसे एक अधिक परिपक्व, शांत और रचित स्वभाव से बदल दिया था। कालिका ध्रुवांत के ठीक बगल में खड़ी थी। उसने करीब करीब फिटिंग वाला काला कवच पहना था जो उसके शरीर के चारों ओर लिपटा हुआ था, उसके सुडौल आकार को रेखांकित करता था। उसके लंबे पैर किसी भी आदमी के रक्त प्रवाह में एक भीड़ पैदा कर सकते थे। उसके ठंडे चेहरे पर एक जंगली आकर्षण था जो किसी की भी उसे जीतने की इच्छा को ट्रिगर कर सकता था। ठीक उनके पीछे तन्वी और मृदुला खड़ी थीं। उनके पीछे लोगों की एक भीड़ जो युद्ध में भाग नहीं ले रही थी, इकट्ठी हो गई थी। डोंग। स्थिर सन्नाटा लंबे समय तक नहीं चला क्योंकि लड़ने की भावना से भरी घंटी अचानक बज उठी। उस क्षण पूरे क्षेत्र के भीतर हत्या की इच्छाओं की विशाल मात्रा आसमान छू गई, सभी दिशाओं से उमड़ पड़ी। अगले ही पल हवा टूटने की आवाज तेज हो गई और काले बादल आकाश में दौड़ पड़े, पूरे क्षेत्र पर छाया डालते हुए। वे काले बादल सैनिकों के समूह के ऊपर उठे जो मजबूत लड़ने की भावना से भरे हुए थे और युद्ध में उतरने के लिए तैयार थे। सब लोग मेरे आदेश को सुनो। प्रस्थान करो। जैसे ही भारी लड़ने की भावना हवा में भर गई, मंडेला की विस्मयकारी आवाज सुनी जा सकती थी। बूंद आकाश शक्तिशाली सेना द्वारा उड़ा दिया गया लग रहा था, जो तब अनगिनत छायाओं में बदल गए। आकाश में उड़ने से पहले टिड्डियों के झुंड की तरह डालुओटियान की सीमा की ओर बढ़ते हुए। कालिका तन्वी की ओर मुड़ी और कहा, मैं तुम्हें महल सौंपती हूँ। बहन कालिका, तुम सबको सावधान रहना होगा। हम तुम्हारी विजयी वापसी का इंतजार करेंगे। तन्वी और मृदुला दोनों ने सिर हिलाया क्योंकि वे जानती थीं कि महान शिकार युद्ध कितना भयानक था। यहाँ तक कि डालुओ क्षेत्र जैसी शीर्ष शक्ति भी पूरी तरह से मिटा दिए जाने के खतरे में थी। कोई भी कुछ भी गारंटी नहीं दे सकता था, नहीं यह जान सकता था कि क्या उम्मीद की जाए। ध्रुवांत और कालिका दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया। ध्रुवांत ने अपनी हथेली उठाई, फिर उसे नीचे लहराया। उसकी आंखें तेजी से आगे देख रही थीं। 9 नेदर ट्रूप, मेरे आदेश को सुनो। प्रस्थान करो। ध्रुवांत और कालिका ने नेतृत्व किया, प्रकाश की किरण में आगे बढ़ते हुए। ठीक उनके नीचे टुकड़ी भी आगे बढ़ी, पीछे अनुसरण करने के लिए अंधेरे बादलों के समुद्र की तरह बाहर निकलते हुए। शक्तिशाली सेना मुख्यालय से बाहर निकल गई, इससे पहले कि यह अंतः डालुओ क्षेत्र से गुजरी। सभी शीर्ष शक्तियों ने रुककर देखा जैसे वे गुजरे। जैसे ही शक्तिशाली टुकड़ी शहर से गुजरी, कभी कभी कुछ अन्य छोटी टुकड़ियां मार्ग में शामिल हो जातीं। ये डालुओ क्षेत्र के आसपास के सहयोगी थे। उनकी भागीदारी के साथ सेना और भी विशाल और शक्तिशाली हो गई थी। काले बादलों ने पूरे स्थान पर छाया डालना जारी रखा और एक स्पष्ट लड़ने की भावना ने सभी को अभिभूत कर दिया। जहां भी टुकड़ी गुजरी, अन्य शीर्ष शक्तियों ने डर से देखा क्योंकि सेना द्वारा उत्सर्जित लड़ने की भावना अविश्वसनीय रूप से भारी थी। जैसे ही उन्होंने देखा, इन दर्शकों ने किसी भी आध्यात्मिक ऊर्जा को सक्रिय करने की हिम्मत नहीं की, सिर्फ इस मामले में कि यह इन योद्धाओं को नाराज कर देगा। इस प्रकार आक्रामक हमलों के साथ युद्ध छिड़ जाएगा। इसके अलावा इस भारी सेना के सामने पार्थिव सम्राट से नीचे रैंक वाला कोई भी उनके रास्ते को अवरुद्ध करने की हिम्मत नहीं करेगा। जबकि डालुओ क्षेत्र की सेना युद्ध के लिए अपना रास्ता बना रही थी, अन्य विशाल सेनाएं, जिनमें से प्रत्येक भारी लड़ने की भावना ले जा रही थी,
आकाश में भी बह गईं। उनकी प्रगति एक तेज हवा की तरह थी, सभी दिशाओं से आ रही थी, उत्तरी क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती थी। पूरा उत्तरी क्षेत्र बल से हिल गया था। छाया कुछ अशुभ आने का पूर्वाभास दे रही थी। यह एक फिल्म के दृश्यों में से एक जैसा लग रहा था, जब दुनिया समाप्त हो रही है। कुछ कमजोर लोग जो इस युद्ध से बच गए थे, भाग्यशाली महसूस कर रहे थे, फिर भी ईर्ष्या भी कर रहे थे, क्योंकि वे किनारे से देख रहे थे। वे इस युद्ध से बचने के लिए भाग्यशाली थे, फिर भी वे मजबूत लोगों से ईर्ष्या करते थे, जिन्हें इस युद्ध के लिए योग्य और बहादुर माना जाता था। लेकिन चाहे इसका हिस्सा होना भाग्यशाली हो या अभिशाप, उत्तरी क्षेत्र में सबसे भयानक महान शिकार युद्ध इस क्षण शुरू होने वाला था। भूमि में उत्तरी क्षेत्र के चरम पश्चिमी क्षेत्र में। उत्तरी क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों की समृद्धि की तुलना में पश्चिम में भूमि बहुत अधिक उजाड़ थी। कुछ चोटियां अपने आप खड़ी थीं, केवल पास के जंगली जानवरों की कभी कभार गर्जना के साथ। इस अकेली जोड़ी ने केवल पूरे दृश्य को और भी दूरस्थ और अलग महसूस कराया। पूरे क्षेत्र के भीतर ठंडक की भावना अंतरिक्ष को घेरती हुई लग रही थी। यह एक तीव्र ठंडक थी जो हड्डी तक ठंडा कर सकती थी। यहाँ तक कि इससे निकलने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा में भी बर्फीला अंडरटोन था। हत्याओं की आवाजें कहीं दूर से आती हुई लग रही थीं, फिर भी जगह खाली थी, जैसे कि यह एक भूतिया शहर हो। जैसे ही कोई भूमि में और भी दूर और गहरे देखता, पृथ्वी अपना बदसूरत पक्ष प्रकट करने लगती, एक गहरी दरार को उजागर करती जो सैकड़ों हजारों फीट तक फैली हुई थी, जिसने जमीन को फाड़ दिया था। दरार अंतहीन रूप से गहरी थी। तल पर अंधेरा था, जैसे कि यह अधोलोक का उद्घाटन हो। ठंडी हवा लगातार दरार से बाहर निकल रही थी, जैसे कि दरार एक बाधा थी जो भीतरी दुनिया को बाहरी दुनिया से अलग कर रही थी। दरार के दूसरी ओर एक भूरी आभा हवा में भर गई, जबकि कई तेज और दयनीय चीखें सुनी जा सकती थीं। पूरा परिवेश ऐसा महसूस हुआ जैसे कि सेनाएं थीं जो इसके भीतर जीवन और मृत्यु से जूझ रही थीं। यह उल्कापिंड युद्ध क्षेत्र की सेटिंग थी, उत्तरी क्षेत्र में निषिद्ध भूमि। अनगिनत शीर्ष शक्तियां खजाने की तलाश में यहां आई थीं, लेकिन उनमें से कोई भी जीवित बाहर नहीं आया था। और आज यह पूरे उत्तरी क्षेत्र में सबसे अधिक ध्यान खींचने वाला स्थान होगा। शू शू हवा की भारी टूटने वाली आवाज आई, भूरे आकाश को चीरते हुए। दूर दूरी में आकृतियां पास आती हुई देखी गईं, टिड्डियों के झुंड की तरह क्षेत्र की ओर झपट्टा मारते हुए। आखिरकार उन्होंने पूरे क्षेत्र को कवर कर लिया, क्योंकि लगभग पूरे उत्तरी क्षेत्र के सभी कुलीन इस युद्ध क्षेत्र पर इकट्ठा होने के लिए आए थे। इस क्षण गर्जने वाली राजसी आध्यात्मिक ऊर्जा ने उस ठंडी हवा को उड़ा दिया था जो पहले पूरे उल्कापिंड युद्ध क्षेत्र में व्याप्त थी। इस बीच युद्ध क्षेत्र के ठीक बाहर के क्षेत्र में डालुओ क्षेत्र की सेना आ गई थी और अब लगभग 1000 मील के विशाल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। शेष शक्तियों में से कुछ जमा सैनिकों को देखकर भाग गईं। उन्होंने इतनी मजबूत और शक्तिशाली सेना के रास्ते में आने की हिम्मत नहीं की। ध्रुवांत चुपचाप एक चोटी पर खड़ा था, जबकि मंडेला, तीसरा राजकुमार और बाकी लॉर्ड उसके सामने खड़े थे। वे सभी अपने सामने देख रहे थे, अपने आदेशों की प्रतीक्षा कर रहे थे। दरारों से भरी भूमि पर उससे बाहर बहने वाली काली धारा स्पष्ट रूप से कमजोर हो गई थी। इस प्रकार उल्कापिंड युद्ध क्षेत्र की बाधा भी तेजी से कमजोर हो रही थी। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच विभिन्न शीर्ष शक्तियों ने चुपचाप दृश्य देखा। वे जानते थे कि ठीक उसी क्षण जब काला तूफान छितरा गया, यह महान शिकार युद्ध के आधिकारिक उद्घाटन को चिह्नित करेगा। वह क्षण बहुत जल्दी आया। वास्तव में
काले तूफान के पूरी तरह से छितराने से पहले केवल 10 मिनट लगे थे। जब तूफान गायब हो गया तो ध्रुवांत को स्वर्ग और पृथ्वी के बीच से लड़ने की भावना की अचानक दहाड़ सुनाई दी। मंडेला, अभी भी सबसे आगे, ने धीरे से अपना छोटा हाथ उठाया, फिर धीरे धीरे उसे नीचे कर दिया। युद्ध शुरू होने दो। एपिसोड 832, युद्ध से पहले। जब छत्र जैसा काला तूफान गायब हो गया तो पूरी भूमि उपद्रवी हो गई, क्योंकि कुछ ताकतें रोशनी में बदल गईं और भयंकरता से उल्कापिंड युद्ध क्षेत्र की ओर उड़ गईं। दृश्य अविश्वसनीय रूप से शानदार था। दालुओ क्षेत्र की सेना ने मंडेला के आदेश के तहत काम किया। जैसे ही उसने अपना हाथ लहराया, सेना बड़ी दरार के ऊपर से उड़ गई, जो लगभग 10,000 फीट गहरी थी, युद्ध क्षेत्र पर दौड़ने से पहले। जब सेना युद्ध क्षेत्र पर पहुंची तो हर कोई महसूस कर सकता था कि एक तेज ठंडक उन्हें घेर रही है। ठंड अजीब थी, क्योंकि यह किसी भी मजबूत आध्यात्मिक ऊर्जा द्वारा अवरुद्ध करने योग्य नहीं थी। इस घटना ने सेना को थोड़ा अव्यवस्थित कर दिया, लेकिन लॉर्डों के नियंत्रण में सनसनी जल्दी शांत हो गई। ध्रुवांत 9 नेदर ट्रूप के सबसे आगे खड़ा था। वह अपने चेहरे पर एक सख्त नजर के साथ भूरे आकाश को देख रहा था। आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए उसकी इंद्रिय यहाँ बहुत परेशान लग रही थी। ठंड से ठंडक उसे घेरती हुई लग रही थी और वह इसे दूर नहीं कर सका। हालांकि ऐसा लग रहा था कि ठंड ने कोई वास्तविक नुकसान नहीं पहुंचाया, इसने ध्रुवांत को असहज महसूस कराया। सावधान रहो। हजारों शीर्ष शक्तियां इस युद्ध क्षेत्र पर अपनी जान छोड़ गईं, और यही कारण है कि यहाँ की प्राकृतिक आध्यात्मिक ऊर्जा मृतकों के विचारों के साथ मिश्रित लगती है। यह काफी परेशानी भरा है, क्योंकि यह अदृश्य और अमूर्त है। यदि कोई इसे बहुत अधिक प्राप्त करता है तो यह शरीर में प्रवेश करेगा और आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपभोग करेगा। अंततः यह आपकी युद्ध प्रभावशीलता को महत्वपूर्ण रूप से नुकसान पहुंचाएगा। कालिका ने किनारे से टुकड़ी को याद दिलाया। इस छिपे हुए खतरे को हल करने के लिए आपको सर्वोच्च यांग शक्ति पर भरोसा करने की आवश्यकता होगी। सर्वोच्च यांग शक्ति। ध्रुवांत का दिल एक धड़कन चूक गया। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा ने पहले अविनाशी दिव्य रोशनी और नेदरवर्ल्ड थंडर हार्ट की खेती की थी। कुछ हद तक वे इन अजीब ताकतों के प्राकृतिक दुश्मन हो सकते थे। जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसने अपनी दिमागी शक्ति सक्रिय कर दी और एक बैंगनी दिव्य रोशनी उसके शरीर के माध्यम से चमकी। उसका शरीर गर्मी से भर गया और ठंडक पूरी तरह से गायब हो गई। एक सुखद और आरामदायक भावना उसके माध्यम से गुजरी। ध्रुवांत के चेहरे पर परेशान अभिव्यक्ति से राहत मिली। कोई आश्चर्य नहीं कि यह एक निषिद्ध स्थान है, ध्रुवांत ने धीरे से आह भरी। यह उल्कापिंड युद्ध क्षेत्र वास्तव में एक निषिद्ध स्थान था। वे अभी युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे और पहली चीज जिसका उन्होंने सामना किया वह परेशानी भरी ऊर्जा थी, जिसे अत्याचारी आध्यात्मिक ऊर्जा भी कुछ विशेष शक्ति का उपयोग किए बिना नहीं रोक सकती थी। ठंडक को हल करने के लिए ध्रुवांत ने युद्ध क्षेत्र के चारों ओर देखना शुरू कर दिया। वर्तमान में लाल मैदान जिस पर सेना थी, खून की परतों से धोया और ढका हुआ लग रहा था। विशाल और भद्दे दिखने वाली दरारें थीं, जैसे कि वे पृथ्वी पर उलझने वाले निशान हों। यह इतना भयानक दृश्य था। यह कल्पना करना कठिन था कि प्राचीन काल में युद्ध कितने विनाशकारी थे जब वे टूट गए थे। ओह, हमने उन बाह्य जातियों की हड्डियां क्यों नहीं देखी? ध्रुवांत ने जमीन पर कभी कभी उजागर सफेद हड्डियों को देखा। उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। थोड़ी देर बाद उसे अंततः एहसास हुआ कि उसने यहाँ कोई हड्डी नहीं देखी थी जो बाह्य जातियों से संबंधित हो। यह स्पष्ट रूप से अतार्किक था,
क्योंकि जब इतने विनाशकारी युद्ध छिड़ गए तो महान हजार दुनिया में केवल उनके लोगों की हड्डियां होना असंभव था। बाह्य जातियां बहुत दुष्ट थीं। एक बार जब वे मर जाते तो उनके शरीर पिघल जाते और लाश गैस में बदल जाते। लाश गैस अत्यंत जहरीली थी। एक बार जब यह फैल जाती तो दुनिया में पूरी आध्यात्मिक ऊर्जा नष्ट और प्रदूषित हो जाती। ऊर्जा को अवशोषित करना साधना के लिए असंभव होता, कालिका ने समझाया। कालिका ने भूमि की ओर इशारा किया और जारी रखा, उल्कापिंड युद्ध क्षेत्र भी कभी प्रदूषित था। लेकिन युद्ध के बाद कई शीर्ष शक्तियों ने अपनी महान सुपर पावर का उपयोग करके भूमि को उसकी मूल स्थिति में पोषित किया। फिर भी यहां अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने में हजारों साल लग गए। आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रदूषित करना। ध्रुवांत मदद नहीं कर सका, लेकिन अपने चेहरे पर अभिव्यक्ति बदल दी। उसकी आंखों के भीतर गहरा भय और गंभीरता घूम रही थी। महान हजार दुनिया के कई निचले विमानों के लिए एक सभा स्थल बनने का कारण आंशिक रूप से इसकी उच्च अंत आध्यात्मिक ऊर्जा के अस्तित्व के कारण था। बाह्य जातियां इतनी शातिर निकलीं कि वे बस महान हजार दुनिया में सभी अभ्यासकर्ताओं के स्रोत को पूरी तरह से मिटा देना चाहती थीं। ध्रुवांत कल्पना कर सकता था कि यदि महान हजार दुनिया के अधिकांश क्षेत्र अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा खो देते तो यह दुनिया के लिए एक घातक झटका होता। आध्यात्मिक ऊर्जाओं के बिना महान हजार दुनिया निश्चित रूप से बाह्य जातियों का मुकाबला नहीं कर पाती। पूरी महान हजार दुनिया उनके द्वारा नियंत्रित की जाती और जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा खो दी थी वे उनकी दया पर होते। वे वास्तव में शातिर हैं, ध्रुवांत ने धीमी आवाज में कहा। कोई आश्चर्य नहीं कि महान हजार दुनिया में सभी अभ्यासकर्ताओं ने बाह्य जातियों को अपना दुश्मन माना। प्राचीन काल में उन्होंने अपनी सभी शिकायतों को भी त्याग दिया था और बाह्य जातियों के हमलों के खिलाफ काम करने के लिए सेना में शामिल हो गए थे। उस प्राचीन युद्ध में हालांकि ऐसा लग रहा था कि हम जीत गए थे, वास्तव में यह परिवार में पुरानी पुस्तकों से मिली जानकारी के अनुसार जीत नहीं थी। कालिका ने एक नरम आह भरी। जीत नहीं, ध्रुवांत ने उसे सख्त रूप से देखा। आज की महान हजार दुनिया प्राचीन काल में जो थी उसका केवल आधा है, कालिका ने कहा। ध्रुवांत ने अचानक अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उसके चेहरे पर भय की लहर दौड़ गई। उसने अविश्वास से कालिका को देखा। उसने कठिनाई से पूछा, शेष आधा? कालिका ने उत्तर दिया, यह निश्चित रूप से बाह्य जातियों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। भले ही हमने आक्रमण को खदेड़ दिया था, हमें भी भारी नुकसान हुआ था। खोई हुई भूमि को पुनर्प्राप्त करने के लिए अपर्याप्त ताकत थी और हम बस इतना कर सकते थे कि शेष महाद्वीपों की रक्षा करें। ध्रुवांत चुप रहा क्योंकि वह काफी चौंक गया था। हालांकि उसने बाह्य जातियों से किसी के साथ बातचीत नहीं की थी, फिर भी वे महान हजार दुनिया में शीर्ष शक्तियों के दिलों में सबसे बड़ा बोझ थे। यह गले में फंसी मछली की हड्डी जैसा था। लेकिन इसके बारे में बहुत चिंता मत करो। भले ही उस प्राचीन लड़ाई में महान हजार दुनिया से कई शीर्ष शक्तियां नष्ट हो गईं, फिर भी हमारे पास प्रतिभाओं और बड़े शॉट्स की एक आकाशगंगा है, जैसे कि मार्शल पूर्वज व्यापार शहर में मिले निर्मला के पिता, या अंथीन अग्नि क्षेत्र से रोशनदेव, जिसकी बेटी वह लड़की थी जिससे तुम ड्रैगन फीनिक्स रिफ्ट में मिले थे, या सभी कब्रों की भूमि से देखभाल करने वाला। अंतिम लेकिन कम नहीं, तलवार शहर से ग्रीन शर्ट तलवार संत। कालिका मुस्कुराई। ये सभी महान लोग प्राचीन काल में अजय गुरु माने जाते थे। उनकी ताकत को कभी कम करके नहीं आंका जा सकता। यदि बाह्य जातियां परेशानी पैदा करती तो ये लोग निश्चित रूप से मदद करते। ध्रुवांत ने सिर हिलाया। जैसे ही उसने कालिका को महान हजार दुनिया से सभी बड़े नामों को अपने गुलाबी होठों से सुनाते हुए सुना,
वह मदद नहीं कर सका, लेकिन इसके बारे में उत्साहित महसूस कर रहा था। जब कोई शीर्ष शक्ति बन जाता है तो ऐसा ही होना चाहिए। वह उम्मीद कर रहा था कि एक दिन वह बिना किसी डर के इस दुनिया के शीर्ष पर खड़ा हो सकेगा, जो उसके सामने आने वाली बाधाओं से डरता है। ध्रुवांत ने अपने उत्साह को दबाने के लिए एक गहरी सांस ली। यही उसका लक्ष्य था, मजबूत बनना। उसे उस स्तर तक पहुंचने का आत्मविश्वास था और उसे विश्वास था कि वह ऐसा कर सकता है। लेकिन उसे बढ़ने के लिए समय चाहिए था। अभी उसे खुद को मजबूत बनाने का मौका चाहिए था। डालुओ क्षेत्र के शीर्ष स्तर के लोग लाल मैदानों में एक पहाड़ी की चोटी पर इकट्ठे हुए। मंडेला अपने हाथों को पीछे बांधकर उच्चतम बिंदु पर खड़ी थी। उसका आकार भले ही छोटा हो, लेकिन उससे निकलने वाले दमन के भाव ने तीसरे राजकुमार जैसे शीर्ष शक्तियों को भी सम्मान में सिर झुकाने पर मजबूर कर दिया था। हम उल्कापिंड युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। मैं महसूस कर सकती हूं कि बाकी लोग भी इस स्थान पर आ धमके हैं। वर्तमान युद्ध क्षेत्र एक युद्ध क्षेत्र में बदल गया है। मंडेला की हल्की आवाज हर किसी के कानों में गूंज उठी। हम अब अपनी योजनाओं का पालन करना शुरू करेंगे। तीसरा राजकुमार और मैं पहले पार्थिव सम्राट के गुप्त ठिकाने का पता लगाने के लिए युद्ध क्षेत्र के अंदरूनी हिस्से की ओर बढ़ेंगे और उल्कापिंड कीमिया छीनने का मिशन सभी पर पड़ेगा। मंडेला ने सभी को ध्यान से देखा। मुझे उम्मीद है कि आप सब मुझे निराश नहीं करेंगे। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, लॉर्डों ने गंभीर आवाजों के साथ कहा। मंडेला ने सिर हिलाया, फिर अपना हाथ लहराया और प्रकाश की किरणें लॉर्डों की ओर बढ़ी। ध्रुवांत और बाकी लोगों ने अपने हाथों में कुछ महसूस किया। किरणें स्क्रॉल में बदल गईं, जिन पर प्रत्येक पर एक साधारण नक्शा था। जाहिर है हर किसी के पास नक्शे का एक अलग टुकड़ा था। आपके हाथों में नक्शों में से प्रत्येक पर एक अवशेष है। यह एकमात्र जानकारी है जो हमारे पास वर्तमान में है, और यदि आप अवशेषों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्वयं अन्वेषण करना होगा। हाँ, सभी लॉर्डों ने सिर हिलाया। मंडेला ने आगे कुछ नहीं कहा। उसने लॉर्डों पर अपनी सुनहरी निगाहें डालीं और ध्रुवांत पर थोड़ी देर रुकी। उसकी ठुड्डी उसे सावधान रहने की याद दिलाने के लिए काफी अगोचर रूप से झुकी। मंडेला की चाल बहुत सूक्ष्म थी, इसलिए किसी भी लॉर्ड ने ध्यान नहीं दिया। आखिरकार वह इस समय कोई भिन्न व्यवहार नहीं दिखा सकती थी। मंडेला ने एक गहरी सांस ली और कहा, चूंकि निर्देश स्पष्ट हैं, सभी लॉर्ड अपनी विभिन्न टुकड़ियों का नेतृत्व करेंगे और प्रस्थान करेंगे। लॉर्डों ने सिर हिलाया और उस स्थान पर वापस चले गए जहां उनकी संबंधित टुकड़ियां इकट्ठी हुई थीं। जैसे ही आदेश जारी किए गए, पृथ्वी गड़गड़ाई और प्रकाश की किरणें डालुओ क्षेत्र की मुख्य सेना से बाहर निकलीं। वे सभी अलग अलग दिशाओं में हवा की तरह गरज रहे थे। ध्रुवांत और कालिका अपने अलग रास्ते नहीं गए, क्योंकि 9 नेदर ट्रूप्स भी विभाजित हो जाते। यह उनके लिए एक अच्छा कदम नहीं होता। आखिरकार इस उल्कापिंड युद्ध क्षेत्र में अकेले लड़ने का कोई लाभ नहीं था। इसलिए दोनों ने अपनी टुकड़ियों को मिला दिया और सैनिकों ने हाथ के संकेत पर बाहर उड़ान भरी। दृश्य शानदार था। जैसे ही टुकड़ियां एक एक करके मुख्य सेना से निकलीं, मूल सेना का आकार तेजी से सिकुड़ गया। मंडेला पहाड़ी पर खड़ी थी, उस दिशा में देख रही थी जहां टुकड़ियां चली गई थीं। उसने अपनी छोटी मुट्ठी कसकर भींच ली। महान शिकार युद्ध के लिए मंच आखिरकार तैयार हो गया था। एपिसोड 833 ग्रेड 3 अवशेष। विशाल खाइयां एक दूसरे को काटती थीं, भद्दे निशान छोड़ती थीं, जिसने इस भूरी और बंजर भूमि पर एक भयानक दृश्य बनाया।
एक दमित और ठंडी हवा पूरे क्षेत्र के हर कोने में व्याप्त थी। शू! अचानक एक तेज हवा ने अकेले और ठंडे माहौल की चुप्पी तोड़ दी। दूर दूरी में भूरा आकाश फटा हुआ था, 1000 पुरुषों की एक टुकड़ी को प्रकट करते हुए जो कम ऊंचाई पर आकाश में उड़ रहे थे। टुकड़ी काले कवच में सजी थी। जैसे ही वे चले, उनके चारों ओर की आध्यात्मिक ऊर्जाएं सभी एक में एकीकृत हो गई लगती हैं। उनकी तेज और भयंकर लड़ने की भावना ने तुरंत क्षेत्र में ठंडक को दूर कर दिया। टुकड़ी के सबसे आगे 2 आकृतियां थीं, ध्रुवांत और कालिका, जो एक स्थिर गति से आगे बढ़ रही थीं। लॉर्ड अधिपति ने हमें जो नक्शा दिया था, उस पर इंगित अवशेष उत्तर पश्चिम दिशा में होना चाहिए। हम शायद आधे दिन के समय में वहां पहुंच जाएंगे, कालिका ने कहा। उसने फिर परिवेश पर एक नजर डाली, अपना सिर झुकाया और ध्रुवांत पर मुस्कुराई। हालांकि मैंने अवशेष नहीं देखा, मेरा अनुमान है कि यह ग्रेड 3 अवशेष होना चाहिए। एक ग्रेड 3 अवशेष! ध्रुवांत चकित था। यह पिछली महान शिकार युद्धों से उन अवशेषों को दी गई रेटिंग है। उन छोटे पैमाने के अवशेषों के अलावा, या जो रेटिंग मानदंडों के लिए योग्य नहीं थे, शेष अवशेषों को 3 ग्रेडों में विभाजित किया गया था। ग्रेड 3 सबसे कम रैंक पर था, जबकि ग्रेड 1 उच्चतम रैंक पर था, कालिका ने समझाया। तथाकथित पार्थिव सम्राट गुप्त खजाना ग्रेड 1 पर रैंक किया गया है। लेकिन यह उच्च रैंकिंग गुप्त खजाना केवल उल्कापिंड युद्ध क्षेत्र के भीतर गहरे पाया जा सकता है, जिसके चारों ओर एक व्यूह उसकी रक्षा कर रहा है। न केवल यह गहराई से छिपा हुआ है, बल्कि इसे खोलना भी परेशानी भरा होगा। जिस अवशेष के लिए हम अभी दौड़ रहे हैं, उसे ग्रेड 3 के रूप में रैंक किया जाना चाहिए। यह हमारे लिए एक शॉट देने के लिए बिल्कुल सही है। ध्रुवांत ने सिर हिलाया और कहा, क्या कोई और होगा जो उसी अवशेष पर नजर गड़ाए होगा? कालिका ने अपनी विलो जैसी भौं सिकोड़ ली, फिर उसे उत्तर दिया, मुझे ऐसा लगता है। हर बार जब उल्कापिंड युद्ध क्षेत्र खोला जाता है, तो विभिन्न आध्यात्मिक ऊर्जाओं के धार के कारण परिदृश्य बहुत बदल जाएगा। इस प्रकार अतीत के सभी नक्शे अब किसी काम के नहीं हैं। हमारे नक्शे पर दर्शाया गया स्थान एक छोटे से क्षेत्र पर एक संक्षिप्त संकेत था। इसका मतलब है कि अवशेष युद्ध क्षेत्र के भीतर गहरे स्थित नहीं है। इसलिए एक मौका हो सकता है कि अन्य लोग हमसे पहले स्थान ढूंढ लेंगे। इस प्रकार हमारा एकमात्र मौका बाकी लोगों की तुलना में तेजी से वहां पहुंचना है, उससे उल्कापिंड कीमिया निकालना है, फिर जितनी जल्दी हो सके छोड़ देना है। ध्रुवांत ने यह सुनकर अपने कंधे उचका दिए। वह ज्यादा कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि हर समय लड़ाई के लिए अच्छी तरह से तैयार रहना अभी भी सबसे अच्छा है। यदि बहुत सारी ताकतें युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर रही थीं, तो उसे विश्वास था कि दूसरों को पहले अवशेष खोजने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ध्रुवांत ने हल्के से अपने पैर की उंगलियों पर टैप किया और गति तेज कर दी। 9 नेदर ट्रूप ने गति तेज की और रोशनी में बदल गए, कम ऊंचाई पर पीछे से बारीकी से उड़ते हुए। जब उन्होंने अवशेष के स्थान का पता लगाना शुरू किया, तो उन्हें अंततः महान शिकार युद्ध की शुरुआत महसूस हुई। उन्होंने केवल एक छोटे दिन में दर्जनों विभिन्न ताकतों की खोज की थी। उनमें से कुछ, जिन्होंने कोई अवशेष नहीं देखा था, ने कुछ द्वेषों के कारण जो उन्होंने पहले रखे थे, एक दूसरे पर वार करना शुरू कर दिया था। इन विभिन्न घूमती आध्यात्मिक ऊर्जाओं से फटे प्रभाव ने पूरी भूमि को हिला दिया। ध्रुवांत की टुकड़ी ने कुछ सतर्क निगाहें आकर्षित कीं, क्योंकि वे एक छोटी सेना नहीं थे। लेकिन सामान्य तौर पर यह उनके लिए एक सहज यात्रा थी।
आखिरकार सभी समझ गए थे कि नाइन नेदर ट्रूप से निकलने वाली भयानक लड़ने की भावना किसी अन्य साधारण ताकत में नहीं पाई जा सकती। इस उत्तरी क्षेत्र में ऐसी अच्छी तरह से सुसज्जित और शक्तिशाली सेना को प्रशिक्षित करने के लिए भारी मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होती है। केवल नाइन नेदर ट्रूप के रुख से यह बताना मुश्किल नहीं था कि ऐसी टुकड़ी को प्रशिक्षित करने के लिए एक साधारण बल से अधिक लगा था। इस तरह किसी ने भी उनके साथ खिलवाड़ करने या उनके पीछे बहुत करीब से अनुसरण करने की हिम्मत नहीं की। चूंकि सड़क साफ थी, ध्रुवांत और टुकड़ी ने आधे दिन के बाद अपनी गति धीमी करनी शुरू कर दी। पीली काली रंग की भूमि बेहद उजाड़ लग रही थी। वातावरण में दमन धीरे धीरे तेज हो गया। जैसे ही वे अपने वर्तमान क्षेत्र में प्रवेश कर गए, ठंडी हवा और भी ठंडी हो गई। यह यहीं कहीं होना चाहिए, कालिका और ध्रुवांत ने निगाहें बदली, फिर एक साथ हाथ के संकेत दिए। नाइन नेदर ट्रूप ने और भी धीमी गति की, अपनी तेज आंखों से क्षेत्र के चारों ओर देखते हुए। कालिका और ध्रुवांत दोनों ने एक चाल चली और एक पर्वत शिखर पर उड़ गए। उनके सामने क्षितिज चौड़ा हो गया और एक काला दलदल उनकी दृष्टि में आ गया। दलदल के मध्य हवा के चारों ओर एक घना कोहरा छाया हुआ था और कुछ काले हौलों की रूपरेखा देखी जा सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे काले हौलों से लगातार बहने वाला घना और घना कोहरा हौलों के ऊपर काले भंवरों के बादलों में इकट्ठा हो रहा था। ये उल्कापिंड गैसें हैं जिनका उपयोग उल्कापिंड कीमिया निकालने के लिए किया जाता है। जैसे ही कालिका ने काले भंवरों को देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। वह मुस्कुराई। गैस के घनत्व को देखते हुए ऐसा लगता है कि हम सैकड़ों उल्कापिंड कीमिया निकालने में सक्षम होंगे। ग्रेड 3 अवशेष के लिए बुरा नहीं है। ध्रुवांत ने उत्सुकता से काले भंवरों को देखा, क्योंकि वे बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा उत्सर्जित करते लग रहे थे। लेकिन ऊर्जा असामान्य रूप से ठंडी और नम लग रही थी, क्योंकि यह मृतकों की इच्छा शक्ति से उत्पन्न एक अद्वितीय शक्ति थी जो इस युद्ध क्षेत्र में नष्ट हो गए थे। इस प्रकार यह एक आवश्यक वस्तु थी। ध्रुवांत ने देखना बंद कर दिया, अपनी हथेली धीरे से घुमाई, फिर शिखर से नीचे उड़ गया। बाकी नाइन नेदर ट्रूप एक तेज बहने वाली धारा की तरह नीचे बह गए, दलदल के बाहर सुरक्षित रूप से उतरने से पहले। ध्रुवांत हड़ताल करना चाहता था, लेकिन एक बार जब वह दलदल पर पहुंच गया तो कालिका और उसकी दोनों निगाहें संकरी हो गईं, आसन्न खतरे को महसूस करते हुए। दोनों ने अब इस क्षेत्र के आसपास आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव में अचानक वृद्धि महसूस की, उन्हें सचेत करते हुए कि उनके स्थान को लक्षित किया जा रहा था। जाहिर है किसी ने इस ग्रेड 3 अवशेष की खोज की थी। ऐसा लगता है कि इस अवशेष को लेना आसान नहीं है। ध्रुवांत ने कालिका पर अपने कंधे उचका दिए। मैं देखना चाहती हूं कि अंधकार महल से इसे छीनने की हिम्मत कौन करता है, कालिका ने ठंडक से कहा, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से क्रोधित थी। ध्रुवांत मुस्कुराया, स्थिर खड़ा रहा। वह जल्दी में नहीं था और उल्कापिंड गैस पर अपना हाथ रखने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि उल्कापिंड कीमिया निकालने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती थी। यदि उन्होंने बाहरी हस्तक्षेप को समाप्त नहीं किया तो यह निष्कर्षण की प्रक्रिया के दौरान बहुत परेशानी भरा साबित होगा। उनके पीछे नाइन नेदर ट्रूप सभी हस्तक्षेप के बारे में जानते थे जो उनकी आंखों में भयंकर नजर से प्रकट हुआ था। शुआ शुआ। ध्रुवांत और बाकी लोगों ने कुछ मिनट इंतजार किया, इससे पहले कि हवा की टूटने वाली आवाज आकाश में बह गई। ध्रुवांत ने अपना सिर ऊपर उठाया और बड़ी संख्या में आकृतियों को उड़ते हुए देखा। ये सभी लोग विभिन्न ताकतों से आए थे और उनके पास एक बड़ी सेना थी। इसके भीतर उनमें से कुछ में मजबूत आध्यात्मिक ऊर्जा उतार चढ़ाव थे जिन्हें कम करके नहीं आंका जा सकता था।
हालांकि ध्रुवांत ने बस शांति से दृश्य देखा, उसके सुंदर चेहरे पर कोई अभिव्यक्ति नहीं थी। लगता है हमारी किस्मत अच्छी है, हमें यहाँ एक ग्रेड 3 अवशेष मिला, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कोई पहले यहाँ था। वे मजबूत दिखते हैं, ऐसा लगता है जैसे वे डालुओ क्षेत्र से अंधकार महल से हैं। हमारे लिए बुरी किस्मत, हम एक कठिन प्रतिद्वंद्वी से मिले हैं। जब लोगों के जत्थे एक ही क्षेत्र में पहुंचे तो उन्होंने दलदल के बाहर 9 नेदर ट्रूप को भी देखा। उनमें से कुछ की नजर अच्छी थी, क्योंकि वे तुरंत ध्रुवांत और उसकी टुकड़ी की पृष्ठभूमि बता सकते थे। उनमें से कुछ की अभिव्यक्तियों में बदलाव आया, क्योंकि डालुओ क्षेत्र जैसी शीर्ष शक्तियों का अधिकांश साधारण शक्तियों पर भारी प्रभाव था। यदि वे उत्तरी क्षेत्र में होते तो वे हमला शुरू करने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन उल्कापिंड युद्ध क्षेत्र में अराजक स्थिति ने इन शीर्ष शक्तियों के लिए भय और सम्मान के स्तर को कम कर दिया। इसलिए हालांकि वे अभी भी थोड़े डरे हुए थे, उनकी आंखें अभी भी भयंकर और टिमटिमा रही थीं। ध्रुवांत ने उदासीनता से इन लोगों को देखा, अपनी हल्की आवाज को अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ प्रक्षेपित करते हुए, डालुओ क्षेत्र से मैं ध्रुवांत हूँ। चूंकि हमने यह अवशेष पहले देखा था, हम आशा करते हैं कि हर कोई इसमें हस्तक्षेप न करके हमें सम्मान दिखाएगा। ध्रुवांत, क्या वह ड्रैगन फीनिक्स रिकॉर्ड की रैंकिंग में तीसरा है? ओह, क्या वह ध्रुवांत है, डार्क आर्स जो ड्रैगन फीनिक्स रिफ्ट में चमका था? ध्रुवांत के नाम ने कई चकित प्रतिक्रियाएं शुरू की, क्योंकि उसकी प्रसिद्धि पहले ही व्यापक हो चुकी थी। इनमें से कुछ लोगों ने पीछे हटने के इरादे से एक दूसरे को देखा। आखिरकार डालुओ क्षेत्र की प्रतिष्ठा के साथ, ध्रुवांत और उनकी सेना की ताकत के साथ, इस बाघ के मुंह से भोजन चुराना आसान काम नहीं होता। ध्रुवांत ने अपनी अभिव्यक्ति थोड़ी ढीली कर दी एक बार जब उसने देखा कि विभिन्न ताकतें पीछे हटने के संकेत दिखा रही थीं। ठीक उसी समय जब उसने सोचा कि वह सीधे युद्ध के बिना स्थिति को हल कर सकता है, आकाश के दूसरी ओर से एक गड़गड़ाहट भरी हंसी आई। हाँ, तुम केवल एक छोकरे हो और तुम इतनी बेतहाशा बात करने की हिम्मत करते हो। डालुओ क्षेत्र के साथ क्या बड़ी बात है? तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम महान शिकार युद्ध से बच पाओगे या नहीं। तुम्हें लोगों को डराने के लिए खुद को सजाना बंद कर देना चाहिए। दूसरे तुमसे डर सकते हैं, लेकिन ड्रैगन स्नेक सेक्ट नहीं डरता। हवा के टूटने की आवाज दूर से सुनी जा सकती थी जब आकृतियों का एक और जत्था दौड़कर उतरा, ठीक उसी तरह जैसे यह हंसी सुनी गई थी। ध्रुवांत ने अपना सिर उठाकर उस आकृति को देखा जो अभी उतरी थी। उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे कठोर हो गई। एपिसोड 834 ड्रैगन स्नेक सेक्ट। जैसे ही गड़गड़ाहट भरी हंसी पूरी भूमि में गूंज उठी, सभी ने आश्चर्य से देखा कि किरणें आकाश में चमकती हैं और जमीन पर उतरती हैं। जब प्रकाश किरणें छितराईं तो ग्रे कवच में एक सेना सभी के सामने प्रकट हुई। इस टुकड़ी की संख्या 9 नेदर ट्रूप की तुलना में कम नहीं थी। एक बड़ा, काला, भद्दा दिखने वाला सर्प जो खून की प्यासी आभा का उत्सर्जन कर रहा था, उनके कवच पर अंकित था। सेना के सबसे आगे 2 अधेड़ उम्र की आकृतियां अहंकारपूर्वक खड़ी थीं। उनमें से एक साफ सुथरा दिख रहा था, जबकि दूसरा अधिक उपद्रवी दिख रहा था। उसका शरीर एक लोहे के आदमी की तरह अच्छी तरह से बना हुआ था। पृथ्वी उसके नीचे हिलती हुई लग रही थी। लोहे के आदमी ने उपहास किया जब उसने ध्रुवांत को देखा, जो दलदल के बाहर खड़ा था। जाहिर है गड़गड़ाहट भरी आवाज लोहे के आदमी से आई थी। वह है लोकनाथ और निरंजन, ड्रैगन स्नेक सेक्ट के 2 दल नेता। बाकी सभी भी उस एहसास पर आ रहे थे।
जैसे ही उन्होंने जल्दी से सेना की पहचान पहचानी, वे मदद नहीं कर सके लेकिन सदमे में चिल्ला उठे। ड्रैगन स्नेक सेक्ट। ध्रुवांत ने अपनी अंधेरी ठंडी आंखों से दूरी में सेना को घूरा। उसने भी उनके बारे में पहले सुना था। वे उत्तरी क्षेत्र में शीर्ष पायदान की शक्तियों में से एक थे। हालांकि वे डालुओ क्षेत्र से बहुत दूर थे और ऐसा लगता था कि उनका डिवाइन पवेलियन के साथ संबंध था। ऐसी पृष्ठभूमि के साथ उन्हें स्वाभाविक रूप से डालुओ क्षेत्र से डरने की आवश्यकता नहीं थी, बाकी ताकतों के विपरीत। ध्रुवांत ने अपना सिर झुकाया और कालिका के साथ निगाहें बदलीं। उनकी आंखों में ठंडी चमक आ गई। मैं ड्रैगन स्नेक सेक्ट से लोकनाथ हूं। हे मेरा अनुमान है कि आप डालुओ क्षेत्र में 9 लॉर्डों में से एक हैं, साथ ही अंधकार महल के लॉर्ड भी हैं, है ना? साफ सुथरे दिखने वाले अधेड़ उम्र के आदमी ने कालिका को देखा और हल्के से मुस्कुराया। कालिका ने उसे उदासीनता से देखा और कहा, ड्रैगन स्नेक सेक्ट में बहुत हिम्मत लगती है। तुम डालुओ क्षेत्र से लड़ने की हिम्मत कैसे करते हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि डिवाइन पवेलियन के साथ संबंध होने से हम तुम्हें कुछ भी करने से रोक देंगे? लोकनाथ यह सुनकर मुस्कुराया। शायद सामान्य समय के दौरान हम 2 बार सोचते, लेकिन डालुओ क्षेत्र इस महान शिकार युद्ध में खुद को भी नहीं बचा सकता। इसलिए मुझे अपने नाम से डराने की कोशिश मत करो। अंधकार महल तुम जैसों से निपटने में सक्षम है, कालिका ने शांति से कहा। हे बेशर्म शेखी लोहे का आदमी। निरंजन लोकनाथ के बगल में खड़ा था और अपनी छाती के सामने हाथ बांधकर भयावह रूप से मुस्कुराया। उसने ध्रुवांत के पीछे 9 नेदर ट्रूप को उपहासपूर्वक देखा और कहा, जहां तक मुझे पता है 9 नेदर ट्रूप पूरे डालुओ क्षेत्र में सबसे कमजोर सेना है। उन्हें वर्षों से धमकाया गया है और वे इसके खिलाफ विद्रोह करने की हिम्मत भी नहीं करते। क्या तुम्हें उन्हें टहलने के लिए बाहर लाने में शर्म नहीं आती? हजारों सैनिकों की आंखों में तुरंत एक खून की प्यासी आभा उमड़ पड़ी जब उन्होंने उसकी मौखिक गाली सुनी। उन्होंने निरंजन को तेज और भेदने वाली आंखों से घूरा और एक विशाल लड़ने की भावना उनके बीच उमड़ती हुई लग रही थी। निरंजन ने स्वाभाविक रूप से लड़ने की भावना के उमड़ने पर ध्यान दिया। उसकी उपहासपूर्ण नजर गायब हो गई जब उसकी आंखें संकरी हो गईं। एक टुकड़ी के नेता के रूप में वह जानता था कि ऐसी लड़ने की भावना केवल किसी भी टॉम, डिक या हैरी द्वारा विकसित नहीं की जा सकती। मैंने सुना है कि ड्रैगन स्नेक सेक्ट में 2 प्रसिद्ध टुकड़ियां हैं, ड्रैगन ट्रूप और स्नेक ट्रूप। मेरा अनुमान है कि तुम्हारे पीछे वाला स्नेक ट्रूप होना चाहिए, है ना? ध्रुवांत ने शांति से कहा जब उसकी पिच ब्लैक आंखें निरंजन के पीछे टुकड़ी पर बह गईं। न केवल टुकड़ी ने 9 नेदर ट्रूप के साथ एक समान ताकत साझा की, बल्कि उनके चारों ओर भयानक उतार चढ़ाव थे, जैसे कि जहरीले सांप अंधेरे में छिपे हुए थे। इसलिए उन्हें कम आंकना बुद्धिमानी नहीं होगी। इस टुकड़ी को अब तक ध्रुवांत के रास्ते में मिली सबसे मजबूत टुकड़ियों में से एक माना जाता था। तुम छोकरे हरे हो, लेकिन तुम्हारी नजर अच्छी है। निरंजन व्यापक रूप से मुस्कुराया जब उसने ध्रुवांत को देखा। ध्रुवांत वह जो हाल ही में उत्तरी क्षेत्र में बहुत चर्चा में है। तुम्हारी उम्र में ऐसी उपलब्धि असामान्य है, लेकिन अब यह यहाँ बच्चों का खेल नहीं है। जाओ और 10 साल या उससे अधिक अभ्यास करो, फिर से बाहर आने से पहले। तुम खुद को कुछ ज्यादा ही समझ रहे लगते हो। ध्रुवांत ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। निरंजन का मांसल चेहरा हिल गया जब उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और एक तेज हत्यारी चमक छोड़ी। उसे घेरने वाली शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा का एक प्रवाह धीरे धीरे फैल गया। ध्रुवांत उस आध्यात्मिक ऊर्जा से निकलने वाले दबाव को महसूस कर सकता था। उसने अपनी भौं थोड़ी उठाई। भले ही निरंजन का चरित्र श्रेष्ठ नहीं था,
उसकी ताकत स्वीकार्य मानी जाती थी। इतनी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा को देखते हुए उसे ग्रेड 5 सम्राट के स्तर तक पहुंच जाना चाहिए था। चारमंश की तुलना में जो हाल ही में ग्रेड 5 सम्राट के स्तर पर पहुंचा था, निरंजन कहीं अधिक शक्तिशाली था। तुम अपनी शक्ति दिखाने की हिम्मत करते हो जब तुम केवल ग्रेड 5 सम्राट हो। कालिका ने अपनी नजर तेज की और उसके शरीर से बैंगनी दिव्य रोशनियों का एक प्रवाह निकलता हुआ लग रहा था। दिव्य रोशनियों से निकलने वाली गर्मी ने हवा में ठंडक को दूर कर दिया और साथ ही निरंजन की आध्यात्मिक ऊर्जा से आने वाले दबाव को कम कर दिया। हे, गुस्सा मत हो, अंधकार महल के लॉर्ड। यदि तुम मेरे तीसरे भाई की ग्रेड 5 सम्राट ताकत से प्रभावित नहीं हो तो शायद मैं तुम्हें थोड़ा और खुश कर सकता हूँ। वह साफ सुथरा दिखने वाला लोकनाथ धीरे से मुस्कुराया जबकि उसकी हथेलियां एक साथ ताली बजाईं। एक अचानक विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा आकाश में ऊपर उठी जैसे कि समुद्र से शक्ति मध्य हवा में बह रही हो। पानी के बाहर निकलने की आवाज लग रही थी। जाहिर है उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा एक चौंकाने वाले स्तर तक पहुंच गई थी। इस आध्यात्मिक ऊर्जा की शक्ति निस्संदेह निरंजन की तुलना में बहुत मजबूत थी। लोकनाथ ग्रेड 6 सम्राट चरण तक पहुंच गया था। आध्यात्मिक ऊर्जा जमना ग्रेड 6 सम्राट कालिका की ठंडी और सुंदर आंखें थोड़ी संकरी हो गईं जब उसने लोकनाथ का आकार लिया। उसने नहीं सोचा था कि बाद वाला पहले ही इस तरह के मानक को प्राप्त कर चुका है। ऐसा लग रहा था जैसे ड्रैगन स्नेक सेक्ट के पास उत्तरी क्षेत्र में शीर्ष पायदान की शक्ति बनने के लिए कुछ आधार था। ऐसी ताकत को डालूत क्षेत्र में लॉर्डों के बीच उच्च मध्य श्रेणी स्तर माना जा सकता था। यह भी कहा गया था कि ड्रैगन स्नेक सेक्ट में 3 दल नेता थे। लोकनाथ और निरंजन केवल दूसरे और तीसरे स्थान पर थे। विभिन्न ताकतों के बाकी लोगों को समझ में आ गया कि एक बार जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो लड़ाई अनिवार्य थी। हालांकि डालूर क्षेत्र की एक प्रसिद्ध प्रतिष्ठा थी, इस समय केवल 9 नेदर ट्रूप ही वहां था। इस तथ्य के बावजूद कि ड्रैगन स्नेक सेक्ट डालूर क्षेत्र से कमजोर था, उन्हें भी शीर्ष पायदान की शक्तियों में से एक माना जाता था। यही एक और कारण था कि वे अवशेष लेने की अनुमति नहीं देंगे। चूंकि दोनों पक्ष समझौता करने को तैयार नहीं थे, अवशेष का स्वामित्व सबसे व्यावहारिक विधि मुट्ठी से तय करना होगा। बाकी लोग टकराव देखकर खुश थे क्योंकि अगर युद्ध शुरू होता तो किसी को चोट लगनी ही थी। वे ऐसे समय में परेशान पानी में मछली पकड़ सकते थे। ध्रुवांत ने उनके गठन पर थोड़ा ध्यान दिया। एक निश्चित दृष्टिकोण से उनकी ताकत अंधकार महल से कम नहीं थी। यदि ऐसा होता तो वे उनसे अवशेष छीनने की हिम्मत नहीं करते। ऐसा लग रहा था कि यदि वे उस अवशेष को चाहते थे तो युद्ध अनिवार्य था। मैं उस आदमी को संभाल लूंगी, कालिका ने ध्रुवांत से कहा जबकि लोकनाथ को ठंडक से देख रही थी। उसका शरीर धीरे धीरे मध्य हवा में उठा, सभी प्रकाश किरणों को इकट्ठा किया और उन्हें बैंगनी पंखों की एक जोड़ी में बदल दिया, जिन पर बैंगनी आग भयंकरता से जल रही थी। एक कालिका के शरीर से एक कर्कश, उज्ज्वल और तेज चहचहाहट की आवाज आई। दुर्जय आध्यात्मिक ऊर्जा उतार चढ़ाव भूमि के चारों ओर बढ़ गया। चहचहाहट की आवाज ने लोकनाथ की आध्यात्मिक ऊर्जा को बिखेर दिया। 9 नेदरवर्ल्ड बर्ड लोकनाथ की आंखें तेज हो गईं और सतर्क हो गईं। वह जानता था कि उन लोगों से निपटना कितना मुश्किल था जिनके शरीर में एक दिव्य पशु था। लोकनाथ की आंखों में कुछ टिमटिमाया और वह मुस्कुराया। अंधकार महल के लॉर्ड, मैं जानता हूं कि तुम राजसी शक्तियों वाली 9 नेदरवर्ल्ड बर्ड हो, लेकिन अगर हम लड़ते हैं तो मुझे डर है कि इसका कोई अंत नहीं होगा। कालिका ने उसके शब्दों पर उदासीनता महसूस की। यदि तुम लड़ना नहीं चाहते हो तो खो जाओ। लोकनाथ ने अपनी भौहें उठाईं।
हम इस अवशेष के स्वामित्व का फैसला करने के लिए दूसरी विधि का उपयोग क्यों नहीं करते? तुम क्या करना चाहते हो? कालिका ने ठंडक से मुस्कुराया। उसने तुरंत एक चाल नहीं चली। यह आसान लड़ाई नहीं होगी क्योंकि लोकनाथ के पास कुछ आधार था। उसे अपनी ऊर्जा बचाने की जरूरत थी क्योंकि उनके वर्तमान स्थान पर अधिक से अधिक ताकतें आकर्षित हो सकती थीं। मैंने सुना है कि नाइन नेदर ट्रूप डालुओ क्षेत्र में कुलीन टुकड़ियों में से एक है। मुझे आश्चर्य है कि अगर वे ड्रैगन स्नेक सेक्ट से हमारे स्नेक ट्रूप के साथ लड़ते हैं तो कौन जीतेगा? लोकनाथ मुस्कुराया और जारी रखा, क्यों न दोनों सेनाओं को अपना सर्वश्रेष्ठ शॉट देने दें और जो कोई भी जीतता है उसे अवशेष मिलता है। तुम क्या सोचते हो? हे, मुझे लगता है कि युवा छोकरे में हिम्मत नहीं है। निरंजन भयावह रूप से हंसा जब उसने अपनी छाती के सामने हाथ बांध लिए। वह बता सकता था कि नाइन नेदर ट्रूप ध्रुवांत की कमान में था। हालांकि वह बड़ा और हृष्ट-पुष्ट दिख रहा था, उसके पास एक धोखेबाज दिमाग था। वह ध्रुवांत को उसके उपहास और घृणित शब्दों का उपयोग करके प्रतिस्पर्धा करने के लिए उकसाना चाहता था। निरंजन ध्रुवांत से नहीं डरता था, जो अभी भी एक युवा कमांडर था, क्योंकि उसने कई वर्षों तक उल्लेखनीय उपलब्धियों के साथ व्यक्तिगत रूप से टुकड़ी का नेतृत्व किया था। लेकिन जब कालिका ने उनकी योजनाएं सुनी तो वह गुस्सा नहीं हुई। इसके बजाय उसके होंठ थोड़े मुड़े। ध्रुवांत दूसरी ओर मुस्कुराया जब वह नाइन नेदर ट्रूप को देखने के लिए मुड़ा। कोई हमसे लड़ाई मोल लेना चाहता है। हमें क्या करना चाहिए? मार डालो। हजारों सैनिकों ने अपनी आंखों में एक भयानक रूप प्रदर्शित किया जब उन्होंने तीव्र हत्या की इच्छा के साथ एक धीमी दहाड़ निकाली। भले ही निरंजन के चेहरे पर एक भयंकर रूप था, वह मदद नहीं कर सका लेकिन अपनी आंखें भी सिकोड़ लीं। उसने ध्रुवांत के होठों के कोने पर एक वक्र देखा और अचानक असहज महसूस किया। उसने सोचा कि वह ध्रुवांत के माध्यम से आसानी से टूट सकता है, लेकिन स्थिति उसकी अपेक्षा से परे लग रही थी। लेकिन निरंजन आखिरकार कोई साधारण चरित्र नहीं था। उसने जल्दी से विचार खारिज कर दिया और अपनी शांति पुनः प्राप्त कर ली क्योंकि उसकी आंखें ठंडी हो गईं। वह इतने सालों से अनगिनत युद्धों से गुजरा था, इसलिए उसे विश्वास नहीं था कि ऐसा छोकरा उसके रास्ते में आ सकता है। वह तथाकथित नाइन नेदर ट्रूप को मिटाने वाला था। एपिसोड 835 स्नेक ट्रूप। काले दलदल के बाहर दोनों सेनाएं एक दूसरे का सामना कर रही थीं। उन सभी की आंखें हत्या के इरादे से भरी थीं। दोनों टुकड़ियों से निकलने वाली मजबूत लड़ने की भावना पूरी भूमि की आध्यात्मिक ऊर्जा को उतार चढ़ाव में ला सकती थी। शिखर के चारों ओर विभिन्न ताकतें दोनों पक्षों के बीच टकराव देख रही थीं। जाहिर है उन्हें इसमें दिलचस्पी थी, क्योंकि ध्रुवांत के नाम ने उत्तरी क्षेत्र के भीतर बहुत हंगामा खड़ा कर दिया था। इस तरह अधिकांश ताकतों को डालुओ क्षेत्र के उभरते हुए युवक के बारे में पता था। ड्रैगन फिनिक्स रिफ्ट में वापस ध्रुवांत ने उत्तरी क्षेत्र से युवा पीढ़ी के बीच अपने लिए एक नाम बनाया था। उसने अपनी उल्लेखनीय युद्ध उपलब्धियों का प्रदर्शन करके ऐसा किया। हालांकि निरंजन युवा पीढ़ी से सिर्फ कोई आदमी नहीं था। हालांकि वह ड्रैगन स्नेक सेक्ट में 3 दल नेताओं में तीसरे स्थान पर था, वह ड्रैगन स्नेक सेक्ट में एक कमांडर के रूप में प्रसिद्ध था। वास्तव में ड्रैगन स्नेक सेक्ट से स्नेक ट्रूप ने उसके नेतृत्व में कई विरोधी ताकतों का सफाया कर दिया था। युवा प्रतिभाओं की संख्या जो उसके हाथों नष्ट हो गई थीं, असंख्य थीं। इसलिए दर्शक सभी इस बारे में बहुत उत्सुक थे कि डार्क आर्स ध्रुवांत, जो हाल ही में उत्तरी क्षेत्र से उभरा था, और एक अनुभवी कमांडर के बीच इस बैठक के परिणाम क्या होंगे। कालिका और लोकनाथ मध्य हवा में एक दूसरे का सामना कर रहे थे। कालिका शांत लग रही थी,
जबकि लोकनाथ ऊपर से मुस्कुराते हुए टकराव देख रहा था। उसने कालिका को एक मजाक भरी मुस्कान दी। अंधकार महल के लॉर्ड, क्या तुम वास्तव में उसके नेतृत्व में नाइन नेदर ट्रूप के साथ निरंजन के नेतृत्व में स्नेक ट्रूप के खिलाफ लड़ने का इरादा रखती हो? हे, मुझे लगता है कि हमें बस एक कदम पीछे हटना चाहिए और अवशेष को एक साथ साझा करना चाहिए। हम एक दूसरे के खिलाफ हथियार चलाने से बच सकते हैं और इस तरह हमारे रिश्ते को चोट पहुंचाने से बच सकते हैं। तुम क्या सोचते हो? कालिका ने उदासीनता से कहा। दल नेता लोकनाथ, चिंता के लिए धन्यवाद, लेकिन अंधकार महल में हार मानने जैसी कोई चीज नहीं है, बल्कि केवल अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। कालिका ने लोकनाथ को घूरा। वह कोई ऐसी नहीं थी जो सांसारिक मामलों से अनभिज्ञ हो। वह जानती थी कि ड्रैगन स्नेक सेक्ट के 3 दल नेताओं में से प्रत्येक लालच से भरा था। इस प्रकार वह उनके साथ अवशेष साझा करने के बारे में किसी भी बकवास पर विश्वास नहीं करती। वह केवल अपने शब्दों से पानी का परीक्षण कर रहा था। कालिका को यकीन था कि यदि उसने पीछे हटने के कोई संकेत दिखाए तो लोकनाथ केवल उस समय अपना पक्ष प्रकट करेगा। हालांकि कालिका ने इन विचारों को अपने तक ही रखा और केवल उसे ठंडक से देखना जारी रखा। जाहिर है बाद वाले ने ध्रुवांत या नाइन नेदर ट्रूप के बारे में उच्च नहीं सोचा। यह उस आत्मविश्वास के कारण हो सकता है जो उसने निरंजन और उसके स्नेक ट्रूप पर रखा था। लेकिन कालिका जानती थी कि उसका आत्मविश्वास अंततः धूमिल हो जाएगा। यहाँ ध्रुवांत को कम आंकने के लिए सभी को कीमत चुकानी होगी। इस तरह के विचार के साथ कालिका की आंखों में उपहास और गहरा हो गया। उसकी चकाचौंध से बेपरवाह लोकनाथ ने अपनी हथेली घुमाई और उदासीनता से कहा, निरंजन, चूंकि अंधकार महल में इतनी स्पष्ट रूप से मजबूत रीढ़ है, तुम्हें उनके साथ विनम्र होने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिर मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। शुरू से ही निरंजन भयावह रूप से हंसा जब उसने अपना पैर पटका। जबकि पृथ्वी हिल गई, उसने एक धीमी कराह निकाली। स्नेक ट्रूप, रोर। स्नेक ट्रूप ने पीछे से धीमी कराह के साथ उत्तर दिया। उनकी कराहों के साथ कुछ फट गया लगता है, क्योंकि उनके शरीरों से एक गहरे भूरे रंग की लड़ने की भावना बाहर निकल गई। वह लड़ने की भावना स्नेक ट्रूप पर छाई रही, हिंसक आध्यात्मिक ऊर्जा उतार चढ़ाव फैलाते हुए। शिखर पर सभी गंभीर दिखे क्योंकि भूमि पर तूफान बन गए थे। स्नेक ट्रूप वास्तव में बाघ के जबड़ों से भोजन छीनने के लिए अच्छी तरह से तैयार था। ग्रेड 5 सम्राट की ताकत होने के बावजूद निरंजन को हराना अभी भी मुश्किल होता, यहाँ तक कि ग्रेड 6 सम्राट के लिए भी कम से कम एक बार जब उसने स्नेक ट्रूप की लड़ने की भावना प्रसारित की। हाँ, निरंजन ने अपना शरीर मध्य हवा में छाई लड़ने की भावना के भीतर प्रकट होने के लिए स्थानांतरित किया। उसने अपना हाथ लहराया, जिससे लड़ने की भावना बढ़ गई। उस क्षण गहरे भूरे बादल बन गए, एक आक्रामक उपस्थिति के साथ फैलते हुए। युवा छोकरे, मुझे तुम्हें सिखाने दो कि लड़ने की भावना के साथ कैसे खेलना है। निरंजन बेतहाशा हंसा। उसने तुरंत अपना पैर पटका और गहरे भूरे रंग की लड़ने की भावना और भी हिंसक रूप से बढ़ गई, जैसे उठती लहरें। आखिरकार लड़ने की भावना का उछाल सैकड़ों विशाल सर्पिल लड़ने की आत्माओं में बदल गया, बाहर चार्ज करते हुए। जैसे ही लड़ने की आत्माएं चौंकाने वाली उच्च गति से क्षेत्र में घूमती थीं, बड़े पैमाने पर विनाशकारी ताकतें फट गईं और स्थान मुड़ गए और फट गए। हवा के टूटने की एक तेज चीख और टूटने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। दर्शकों की नजरें गंभीर थीं। निरंजन ने अभी-अभी एक आकस्मिक हाथ के संकेत के साथ अपनी लड़ने की भावना को नियंत्रित करने की अपनी उल्लेखनीय क्षमता का प्रदर्शन किया था।
कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतने सालों से स्नेक ट्रूप को युद्धों में इतनी सफलतापूर्वक नेतृत्व करने में सक्षम था। जैसे ही चीखती हवा तोड़ने वाली आवाज पास आई, गहरे भूरे रंग की लड़ने वाली आत्माओं के सैकड़ों सर्पिल विशाल नागों की तरह लग रहे थे, जो किसी भी चीज पर भयंकरता से काटते और फुफकारते थे। ध्रुवांत की आंखों में आश्चर्य की एक झलक चमकी जब उसने लड़ने वाली आत्मा के प्रवाह को देखने के लिए अपना सिर उठाया। लड़ने वाली आत्मा को नियंत्रित करने की निरंजन की क्षमता वास्तव में ध्रुवांत से अप्रत्याशित थी, लेकिन बस इतना ही था। जब ध्रुवांत ने अतीत में 1000 पुरुषों वाली 9 नेदर ट्रूप को संभाला था, तो उसने ब्लड हॉक ट्रूप के साथ युद्ध जीता था, जिसके पास उसकी टुकड़ी से 5 गुना अधिक जनशक्ति थी। हालांकि ब्लड हॉक ट्रूप का कमांडर दिग्विजय निरंजन से कम सक्षम था, ध्रुवांत पहले से ही तब की तुलना में बहुत अधिक दुर्जय हो गया था। इसलिए निरंजन का लड़ने वाली आत्मा पर उत्कृष्ट नियंत्रण हो सकता है, लेकिन वह जो नहीं जानता था वह यह था कि उसके सामने का युवक लड़ने वाली आत्मा को समझने और नियंत्रित करने के संबंध में उससे कहीं अधिक दुर्जय था। ध्रुवांत ने दर्शकों की नजरों के नीचे शांति से अपनी हथेली उठाई, फिर धीरे धीरे उसे नीचे लहराया। 9 नेदर ट्रूप, जिनकी आंखें गुस्से से भरी थीं, ने अपनी खून की प्यासी आभा जारी की, इससे पहले कि वे सभी अपने भारी भाले जमीन पर पटक दें। उनकी गड़गड़ाहट भरी दहाड़े पूरी भूमि में गूंज उठीं। बूम! पिचब्लैक लड़ने वाली आत्मा एक धार की तरह बाहर निकली, उनके ऊपर इकट्ठी हुई। तुरंत हिंसक लड़ने वाली आत्मा ने पूरे आकाश के रंग में तेजी से बदलाव किया। ध्रुवांत 9 नेदर ट्रूप के ऊपर प्रकट हुआ। हिंसक पिचब्लैक लड़ने वाली आत्मा, जो समुद्र की लहरों की तरह सीटी बजा रही थी, एक काले प्रकाश ढाल में बदल गई, जो तब टुकड़ी के सामने मंडराने के लिए रुक गई जब उसने अपनी उंगली झटकी। डोंग! सैकड़ों सर्पिल गहरे भूरे रंग की लड़ने वाली आत्माएं बार बार 9 नेदर प्रकाश ढाल के खिलाफ चार्ज करती थीं। इतने हिंसक आक्रामक हमले के बावजूद प्रकाश ढाल पर केवल कुछ चिंगारियां ही देखी जा सकती थीं। जैसा कि सभी ने कल्पना की थी, ढाल नहीं टूटी। यह जितना दिखता था उससे कहीं अधिक मजबूत लग रहा था। बूम! 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 मजबूत लड़ने वाली आत्माओं ने अपने हमले जारी रखे, इस विशाल दलदल की पृथ्वी पर जमीन को तोड़ते हुए। कचा! 9 नेदर ट्रूप की लड़ने वाली आत्मा द्वारा बनाई गई प्रकाश ढाल पर दरारें दिखाई देने लगीं। एक दर्पण की तरह ढाल धीरे धीरे टूट रही थी और बिखर रही थी। छोटे बच्चे, मेरे साथ लड़ने वाली आत्मा खेलना अपनी मौत को गले लगाने के बराबर है। यह देखकर कि ध्रुवांत की रक्षा रास्ता दे रही थी, निरंजन मदद नहीं कर सका, लेकिन भयावह रूप से हंसा। हालांकि ध्रुवांत ने निरंजन के उपहास पर केवल मुस्कुराया। जैसे ही ढाल पर दरारें बढ़ी, उसकी पिचब्लैक आंखों के भीतर एक ठंडी चमक आ गई, लेकिन कोई घबराहट नहीं देखी जा सकती थी। बैंग! ढाल अंततः अपनी सीमा तक पहुंच गई, सभी की घड़ी के नीचे टुकड़ों में बिखर गई। जैसे ही ढाल फटी, ध्रुवांत ने अपनी सभी उंगलियों को धीरे से पकड़ लिया। स्विश! जैसे ही उसकी उंगलियां पकड़ी गईं, ढाल के बिखरे हुए टुकड़े अचानक फिर से संगठित हो गए, काले पंखों की एक भारी संख्या में बन गए, जो अब भयंकरता से आगे बढ़ रहे थे। काले पंख लड़ने वाली आत्मा से बने थे, और उनमें से प्रत्येक में एक शानदार हत्या शक्ति थी। यहाँ तक कि एक ग्रेड 5 सम्राट भी बेहद अभिभूत हो जाता अगर वे इस तरह के अपराध का सामना करते। इस तरह का एक प्रभावशाली हमला केवल ध्रुवांत के हाथों से इतनी आसानी से बनाया जा सकता था, 9 नेदर ट्रूप की लड़ने वाली आत्मा का उपयोग करके। जैसे ही काले पंख बाहर निकले, वे गहरे भूरे बवंडर के बीच के अंतराल से उड़ गए, प्रकाश के धब्बों में बिखर गए। ध्रुवांत के हाथ की एक कोमल लहर के साथ
स्नेक ट्रूप की लड़ने वाली आत्मा को तोड़ने के बाद अनगिनत काले पंख प्रकाश के धब्बों में बदल गए। फिर नाइन नेदर ट्रूप की तीव्र लड़ने वाली आत्मा के साथ विलीन हो गए। चालों की यह श्रृंखला ध्रुवांत द्वारा इतनी सुचारू रूप से बनाई गई थी और उसकी ओर से बिल्कुल भी कोई हिचकिचाहट नहीं थी। दर्शक, जो सभी विशेषज्ञ थे, स्पष्ट रूप से बता सकते थे कि ध्रुवांत ने नाइन नेदर ट्रूप की लड़ने वाली आत्मा को नियंत्रित करने की अपनी क्षमता में एक चौंकाने वाला स्तर हासिल कर लिया था। यदि निरंजन ने अपनी लड़ने वाली आत्मा को बेतहाशा और पागलों की तरह हेरफेर किया, तो ध्रुवांत के नियंत्रण को कहीं अधिक चमकदार और सुंदर बताया जा सकता है, जैसे कि ललित कला का एक टुकड़ा। दर्शकों ने एक दूसरे को देखा और धीरे से आह भरी। उनकी आंखों में सदमा चमक रहा था। किसी ने नहीं सोचा था कि उत्तरी क्षेत्र की युवा पीढ़ी के बीच यह हालिया सितारा इतनी अद्भुत युद्ध क्षमता रखता होगा। यहाँ तक कि लड़ने वाली आत्मा को संभालने में उसकी प्रतिभा भी उनके लिए समझना बहुत चौंकाने वाली थी। निरंजन ने ठंडे चेहरे से ध्रुवांत को घूरा। उसकी आंखों में द्वेषपूर्ण नजर पूरी तरह से गायब हो गई थी। ध्रुवांत द्वारा प्रदर्शित लड़ने वाली आत्मा के पिछले नियंत्रण को देखते हुए वह स्पष्ट रूप से जानता था कि ध्रुवांत उससे कमजोर नहीं था। हालांकि उसे इस विचार पर अविश्वास महसूस हुआ। वह एक अनुभवी था जो अनगिनत भयंकर लड़ाइयों से गुजरा था, जिसने उसे अपनी लड़ने वाली आत्मा को इस हद तक प्रसारित करने में सक्षम बनाया था। तो ध्रुवांत अपनी उम्र में तुलनीय कैसे हो सकता है? निरंजन की आंखों में एक ठंडी नजर थी। यह युवक ध्रुवांत स्पष्ट रूप से एक खतरा था। यदि वह दुश्मन बनने वाला था तो उसे अभी मारना सबसे अच्छा होगा, अन्यथा वह परेशानी का एक अंतहीन स्रोत होगा। लगता है तुम वास्तव में मुझे मारना चाहते हो। निरंजन के हत्या के इरादे को महसूस करते हुए ध्रुवांत उस पर मुस्कुराया, लेकिन बर्फ के एक ब्लॉक की तरह मुस्कान में कोई गर्मी नहीं थी। उसने फिर से अपनी हथेली उठाई, जिससे पिच ब्लैक लड़ने वाली आत्मा उसकी उंगलियों के चारों ओर पानी बहने की तरह टिकी रही। लेकिन अब तुम्हें सिखाने की मेरी बारी है कि लड़ने वाली आत्मा के साथ कैसे खेलना है। आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए कहानी को सुनते रहिए। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल रामजय एस्पायर टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को हाइप भी करें। क्या आप भी हर महीने ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं लेकिन सही रास्ता नहीं मिल रहा? तो अब ढूंढना बंद कीजिए। टेक सैवी फ्रंट पर पाएं हर तरीका, ब्लॉगिंग, एफिलिएट, यूट्यूब और भी बहुत कुछ, वो भी आसान हिंदी में और बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें हमारी वेबसाइट techsavvyfront.blogspot.com, क्योंकि मौका हर दिन नहीं मिलता।